अगर 2024 में अगर हमारे फेवर में आता है तो हमारे बड़े भाइयों को इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि फरवरी में इस पंजाब स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये आर्गूमेंट ख़त्म हो गए थे फरवरी के अंदर। फरवरी में कोई जजमेंट नहीं आया, मार्च में कोई जजमेंट नहीं आया। जब चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में सरकार बन गई, उसके बाद में जजमेंट डिलीवर हुआ। यही जजमेंट अगर सरकार बनने से पहले आता तब मालूम पड़ता है इस देश के लोगों को कि भाई जजमेंट का मायना क्या है, जजमेंट का मतलब रिजल्ट क्या होगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये है कि हम इतनी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आरक्षण से वंचित रखा गया, किसने मना किया आपको? किसने कहा है कि आप स्कूल मत जाइए? किसने कहा है कि आप पढ़ाई मत कीजिए? आपने तो अपना मन बनाया हुआ है कि हम 2 घंटे नौकरी करेंगे, 2 घंटे के बाद में पूरे दिन क्या नाम है मतलब मस्ती मारेंगे। मतलब आपको किसी ने मना किया कि आप प्राइमरी स्कूल में मत जाइए? आपने किसी मना किया कि आप हाई स्कूल मत कीजिए, इंटर मत कीजिए, बीए मत कीजिए, बीए करने के बाद कंपटीशन में मत जाइए, यूपीएससी एग्जाम में मत बैठिए? आप मेहनत करेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। उसमें किसी पर्टिकुलर, जब कभी भी कोई वैकेंसी पब्लिश होती है तो इसके एक आधार होता है, 15-7.5% के हिसाब से रोस्टर बनता है। रोस्टर में जहाँ वैकेंसी अनुसूचित जाति की आएगी, अनुसूचित जाति को मिलेगा। उसमें ये तो नहीं लिखा रहता है कि जाटव को वैकेंसी दी जाएगी, वाल्मीकि को वैकेंसी दी जाएगी, धानुक को दी जाएगी, खट्टिक को दी जाएगी या किसी और को दी जाएगी। वो अनुसूचित जाति के लिए ईयर मार्क होती है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती है। और जो कंपटीशन क्वालिफाई कर लेता है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो धोबी जाति का हो, चाहे धानुक का हो, खटीक का हो, चमार हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, कोई भी मजहबी सिख हो, वो जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना कि पर्टिकुलर एक जाति ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और हम लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जब EWS आया था तो हमारा जो रोस्टर बनता था, वैकेंसी जो रोस्टर बनता था, RK सब्बरवाल के बाद में जो बनना शुरू हुआ था, तो हमारी 4थी वैकेंसी SC की बनती थी और 7वीं वैकेंसी बनती थी शेड्यूल ट्राइब्स की। जब EWS आया तो जो 4थी वैकेंसी SC की बनती थी वो बनने लग गई 7वीं वैकेंसी, और जो 7वीं ST की बनती थी वो बनने लगी 14वीं वैकेंसी। अब सपोज मान लो आप 15% के आरक्षण को डी कैटेगरी कोटे में सब कोटा देंगे, तो कैसे देंगे? पहले तो आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आपके कोई इस बात सर्वेक्षण नहीं है। सपोज मान भी लो 15 को 5-5% में बांट भी देंगे, 3 जगह बांट दें, तो जो वैकेंसी आज की डेट में 7वीं वैकेंसी बनती है वो बनेगी जाके 13वीं वैकेंसी, और जो ST की 14वीं वैकेंसी बनती है वो बनेगी अब जाके 22वें पॉइंट पे जाके। यानी कि आरक्षण तो न तो जो ये कह रहे हैं कि हमारी पर्टिकुलर कास्ट ने खा लिया, ना उसको मिलेगा ना आपको मिलेगा, और आने वाले 3 साल के बाद उसी को कह दिया जाएगा नॉट फाउंड सूटेबल, और उस वैकेंसी को रिजर्व करके जनरल को दे दिया जाएगा, आपका आरक्षण ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज को बांटने का राजनीतिक एक प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियाँ समाज के आंदोलन को तोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके नाम पे इस देश के तमाम बाबा साहब को मानने वाले लोग एकत्रित होने का काम करते हैं। आपने देखा होगा 9 अगस्त को लोग इकट्ठे हुए। भाई प्रतिमा तो महात्मा गांधी की भी हटाई गई, प्रतिमा तो शिवाजी की भी हटाई गई, प्रतिमा तो अन्य महापुरुषों की भी हटाई गई हैं। बाबा साहब के लिए क्यों लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया? बाबा साहब के लिए क्यों ये आह्वान किया कि 14 अक्टूबर तक अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो हम इस देश के अंदर पूरा आंदोलन पैदा करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा संसद में जहाँ लगी हुई थी वहीं लगेगी, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, संविधान के माध्यम से नौकरियों में, सरकारी निकायों में और मतलब विधायिका में और उनमें, उसकी बदौलत आज हम लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी बात को सरकार के सामने रख पा रहे हैं। और जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो उन्होंने 9 अगस्त को ही बोल दिया था कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। उसमें जितने भी सांसद थे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट में निर्णय हुआ कि भाई हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करने देंगे। तो ये सांसद जो थे वो मिलने गए, उन्होंने सब कैटेगरी की बात क्यों नहीं की, उप वर्गीकरण की बात क्यों नहीं की? उन्होंने सिर्फ क्रीमी लेयर की बात इसलिए नहीं की कि एक बार सांसद बनने के बाद
आरक्षित कोटे से अगर एक कोई सांसद बन जाएगा तो आगामी आने वाले चुनाव में उसको ये कहते हुए कि तुम क्रिमिनल अगर में आ गए हो, अब आपको सांसद नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए अपनी बात को मनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास चले गए। जब राजनीतिक तो कोटे की बात आती है, जब हर 10 साल के बाद कोटा बढ़ाने की बात आता है तो राजनीतिक कोटा बढ़ता है, न कि सरकारी नौकरी का बनता है। जब तुम्हारी आरक्षण खत्म होने की बात होती है तो आप प्रधानमंत्री जी के पास चले जाते हो, और जब समाज का आरक्षण खत्म होने की बात होती है तब आप प्रधानमंत्री जी से ये आर्गूमेंट क्यों नहीं करते? आपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात क्यों नहीं रखी? भाई ये जो वर्गीकरण किया जाएगा ये समाज के हित में नहीं रहेगा, और ना ही समाज का इससे कोई फायदा होगा, समाज का बंटवारा होगा, और इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन एक खड़ा हो सकता है। एक छोटा सवाल और है, इतने खफा थे कई लोग, हमने पूछा लोग थे, इतने ज़्यादा नाराज हैं सांसद थे, उन्होंने कहा है कि भाई हम आने वाले समय में जो रिजर्व से कोटे से सांसद बने हैं उनको चूड़ी और चमचा भेंट करेंगे, भेजेंगे। जो लोगों ने ऐसा सोचा है, कई लोगों ने बोला चूड़ी चमचा भेजेंगे। मैंने अभी क्या कहा? मैंने अभी यही कहा कि भाई सरकार के पास आप जा रहे हो किस बात के लिए? क्या साहब क्रीमी लेयर हटा दो, क्रीमिनल लेयर इसी हटा दो, क्योंकि हम सांसद आज मतलब जो रिजर्व सीट से उससे सांसद चुन के आगे जब चुनाव होगा तो आप हमको इसलिए अलग कर दिया जाएगा कि हमने एक बार लाभ ले लिया। क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है, कोटे में कोटा देने के बाद इसमें यह भी कहा गया एक बार जिसने आरक्षण ले लिया है उसको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। तो मैं समझता हूँ एक मतलब सोची समझी एक तरह से साजिश है, मैं समझता हूँ इसको, कि आरक्षण को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। वैसे भी प्राइवेट किया जा रहा है नौकरियों को, सरकारी तंत्रों को आउटसोर्सेज किया जा रहा है, निजीकरण में दिया जा रहा है। निजीकरण के बाद में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो 15 और 7.5% का आरक्षण मतलब जो दिया जाना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी 15 और 7.5% का आरक्षण पूरा हो गया? मैं समझता हूँ अभी पूरा नहीं हुआ। हमारी बैकलॉग वैकेंसियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, वो कांग्रेस के टाइम से भी पड़ी हुई हैं, अभी ऐसी चली आ रही है, और अब भी हमारी बैकलॉग वैकेंसियाँ नहीं भरी जा रही। तो इसका मतलब ये है ना, किसी भी तरीके से जब सरकारी नौकरियों को मतलब निजीकरण में दिया जाएगा तो जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, और वो वही पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ईयर मार्क थी, वही पोस्टों को सरेंडर करके और मतलब आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये जो जजमेंट आया है ये अनुसूचित जाति जनजाति की भावनाओं के ख़िलाफ़ है, और जो संविधान की मूल भावना है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक आहत संविधान की भावनाओं को हो रहा है। और मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से मैं संविधान के लिए मतलब हमारे निर्णय लिया कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और सरकार को ये बताने का काम करेंगे अगर उप वर्गीकरण लागू होता है राज्यों के द्वारा या क्रीमी लेयर के लिए तो सरकार ने मना ही कर दिया। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आरक्षण का लाभ जो है पहली पीढ़ी को मिला है। दूसरी पीढ़ी अभी जिसको आरक्षण का लाभ मिलना था, इसी बीच में सरकार का वो सर्कुलर कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वो क्रीमी लेयर लागू करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू।